नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्कूल में हिजाब पहनने से जुड़े हुए फैसले के बाद इस मुद्दे पर सियासत अब बहुत तेजी के साथ गर्म हो चुकी है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्कूल की तय यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली छात्रा की याचिका को खारिज कर दिया था। फिर फैसले पर शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास ने कहा कि स्कूल के ड्रेस कोड से किसी को एतराज नहीं है, लेकिन हिजाब इस्लाम में धार्मिक आस्था का हिस्सा है और अदालत के फैसले का सम्मान करते हुए धार्मिक मान्यताओं को भी समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करने की बात कही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि संविधान सभी को अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जीवन जीने और कपड़े पहनने की आजादी देता है। और देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से आज एक बड़ा फैसला सुनाया गया, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से साफ शब्दों में और तलखा टिप्पणी यहां पर की गई कि जो यहां पर हिजाब पहनने की याचिका पहले दायर की गई थी उसको तो खारिज कर दिया, और साथ ही कहा कि अगर समानता शिक्षा में चाहिए तो ये तभी आ सकती है जब धर्म बीच में ना आए। धर्म किसी का भी हो, चाहे सनातन हो, इस्लाम हो, वो बीच में रोड़ा ना बने। अब ऐसे में शिक्षा के मंदिर जाना है तो शिक्षा को यहाँ पर ग्रहण करना होगा। हिजाब पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला है जिसे ऐतिहासिक माना जा रहा है, और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश में अब सियासत तेज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में लगातार कई दिग्गजों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस पार्टी फिलहाल इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दे रही है। तो वहीं मौलाना सैफ अब्बास ने भी इस फैसले को सही नहीं बताया। हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान होना चाहिए, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से कहा गया। वहीं कांग्रेस ने संविधान में धार्मिक आजादी का भी हवाला दिया था और यह पूरा मामला साल 2022 के कर्नाटक के उडुपी में जो मामला सामने आया था उससे जुड़ा हुआ था, जिसके बाद पूरे देश भर में विरोध हुआ था। और ऐसे में एक याचिका यहां पर दायर की गई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट में, और वो ये थी कि स्कूल जब छात्राएं इस्लाम धर्म से जुड़ी हुई छात्राएं जाएं तो वो हिजाब पहने, यूनिफॉर्म तो पहने लेकिन उसके ऊपर हिजाब भी पहने। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सामने आ गया जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में मना कर दिया है और कहा है कि अगर यहां पर हिजाब की अनुमति स्कूल नहीं देता है, ये उसका अधिकार है, और ऐसे में अगर शिक्षा के मंदिर में आप जा रहे हैं शिक्षा ग्रहण करने तो इस दौरान आप धर्म को बीच में ना लाएं। और हिजाब हो या फिर भगवा रंग का कोई भी गमछा हो, अगर कोई सनातन से जुड़ा हुआ भी शख्स यहां पर जाता है और ये कहता है कि उसे अपने धर्म का प्रचार करना है शिक्षा के मंदिर में, वो उस लिहाज से जाए तो उसे भी गलत बताया गया है। अब हिजाब पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला है, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं दी है और सीधे तौर पर कहा कि स्कूल में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं दी जा सकती। स्कूलों में यूनिफॉर्म में के जो नियम है उसका पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बात का जिक्र इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से किया गया। आपको बताते चले कि इस पूरे मामले पर खूब जोरों के साथ अब राजनीति हो रही है और राजनीति इस कदर हो रही है कि लगातार आपको बताते चले कि कई ऐसे स्टेटमेंट सामने आ चुके हैं जहां अब लोगों को और इस्लाम धर्म के लोग जो धर्म गुरु हैं, मुस्लिम धर्म गुरु, उनकी तरफ से भी हालांकि आपत्ति जताई जा रही है। लेकिन दूसरा धड़ा ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि चूंकि कोर्ट का फैसला है तो निश्चित तौर पर अगर कोर्ट ने इस तरह की टिप्पणी की है तो कुछ सोच समझकर ही की होगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिजाब को लेकर एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जहां अदालत ने साफ शब्दों में कह दिया कि हिजाब या फिर स्कार्फ पहनना इस्लाम धर्म का कोई अनिवार्य हिस्सा यानी कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। जस्टिस जे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की बेंच इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रही थी। प्रयागराज के एक स्कूल की मुस्लिम छात्रा की याचिका को पहले खारिज किया गया, जहां उस मुस्लिम छात्रा को भी बड़ा झटका लगा जिसने हिजाब की अनुमति मांगी थी। और इसके साथ ही कोर्ट ने साफ किया शैक्षणिक संस्थानों को अपने परिसर में अनुशासन और समानता बनाए रखनी अनिवार्य है। देखिए, जिस तरीके से हिजाब को लेकर हाईकोर्ट का फैसला आया है, मैं माननीय न्यायालय से इस फैसले पर पुनर्विचार की अपील करता हूं, इसलिए कि हिंदुस्तान में हर मजहब को आज़ादी है पूरी तरीके से। हिंदुस्तान में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी सब रहते हैं, और बड़े अफसोस की बात है कि एक छोटी बच्ची के हिजाब के ऊपर पूरी तरीके से हाईकोर्ट ने पाबंदी लगा दी। मेरे ख्याल से हाईकोर्ट को पुनर्विचार करना चाहिए, इसलिए कि अगर से कोई बच्ची हिजाब पहन के अपने स्कूल जाती है, अपने किसी काम से जाती है, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, अपने कॉलेज या स्कूल की लाइफ में, यूनिवर्सिटी की लाइफ में हिजाब पहनती है तो हिजाब पहनने पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। माननीय न्यायालय के जो निर्णय है उसका हम सब सम्मान करते हैं और लोकतंत्र का यही व्यवस्था है। समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर, खासकर न्यायपालिका पर
हमेशा इस प्रकार के विपरीत बयान देती रहती है और ये वही लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग, जिन लोगों ने लखनऊ माननीय उच्च न्यायालय पर हल्ला बोल किया था। देखिए, हिजाब को लेकर जो छात्राओं के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने याचिका खारिज की है, तो इस तरीके के तमाम ऐसे निर्णय हुए हैं कि जब हाईकोर्ट के निर्णय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बदला है और पलटा है। भारत के संविधान के ऊपर तो कोई नहीं है, चाहे नागरिक हो या न्यायालय, तो कि सबको भारत का संविधान अपने हिसाब से कपड़े पहनने का, धर्म मानने का, खाने पीने का, रहने का अधिकार देता है। और भारत के संविधान के तहत अगर कोई हिजाब पहन रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तरीके के निर्णयों में जो एक समाज की सोच है, जो संवेदनशीलता है, उसको समझना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार दूसरे के धर्म और उनके अधिकारों पर आक्रमण कर रही है। तो हम न्यायालय से उम्मीद करते हैं कि कम से कम वो भावनाओं का सम्मान रखे, भावनाओं के सम्मान के साथ ही कोई निर्णय हो। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि इस फैसले को लेकर लगातार चाहे मुस्लिम धर्मगुरु हो या फिर आज यहाँ पर विपक्षी पार्टी, वो आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। अब मुस्लिम धर्मगुरु तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला तो सुना दिया है, लेकिन इस फैसले पर उनको पुनः विचार करना चाहिए कि एक छोटी सी बच्ची ने एक अर्जी यहाँ पर रखी थी और उसको हाईकोर्ट की तरफ से ठुकरा दी जाती है। हालांकि अभी इस बारे में किसी ने भी स्पष्ट नहीं किया है कि अगर वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले का यहाँ पर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं तो आखिर उनका अब दूसरा विकल्प क्या होगा, दूसरा स्टैंड क्या होगा, क्या आने वाले समय पर वो हाईकोर्ट के बाद अब सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए नजर आएंगे। हालांकि ये कहने को तो मामूली सा मामला है, लेकिन ये धार्मिक स्वतंत्रता से और उसके अधिकार से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर अब आगे किस तरह से तीखी प्रतिक्रिया सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है, किस तरह से सियासी तौर पर गर्माहट उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है, देखना बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक बच्चे की तरफ से यहाँ पर अर्जी लगाई गई थी, याचिका दायर की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि वो स्कूल की यूनिफॉर्म तो पहनेगी, लेकिन यूनिफॉर्म के ऊपर हिजाब पहनने की अनुमति वो चाहती है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस याचिका को ही खारिज कर दिया और एक बहुत बड़ा झटका उस मुस्लिम छात्रा को लगा है जिसने इस याचिका को दायर किया था। लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से जो स्पष्ट यहां पर सख्त लहजे में कहा गया है वो ये कि ये धार्मिक मान्यता के तहत अधिकार हो सकता है, लेकिन जब बात शिक्षा ग्रहण करने की आती है तो वहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर होते हैं। तो किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो अपने धर्म के यहाँ पर जो पोशाक है उसको पहनकर आए, चाहे वो स्कार्फ ही क्यों ना हो, चाहे वो गमछा ही क्यों ना हो, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ, या फिर पटका ही क्यों ना हो। और अब ऐसे में अगर हिजाब का जिक्र होता है तो हिजाब को लेकर भी साफ और सख्त लहजे में यहाँ पर मना कर दिया गया। अब ऐसे में कहा गया कि यूनिफॉर्म से बिना धार्मिक भेदभाव वाला माहौल बनता है। ऐसे में जो दूसरे बच्चे आएंगे उनके पास भी ये मैसेज गलत जाएगा। और इस बीच एक बड़ी खबर और मिल रही है, जहां उत्तर प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है। आपको बता दें, कैबिनेट की बैठक जब शुरू हुई थी तो उस दौरान 24 से ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर लगने की बात की जा रही थी और उस बैठक खत्म होने के बाद प्रेस ब्रीफिंग हो रही है, जरा आप भी सुनिए। निजी भूमि वाले हैं 4 नंबर वृंदावन वाले, बाराबंकी में, जुआरी वाले लखीमपुर खीरी में, पसवारा पेपर लिमिटेड हाथरस में, सीआरडी फूड्स एंड बेवरेजेस लिमिटेड मथुरा में और माउंट एवरेस्ट ब्रेवरीज लिमिटेड उन्नाव में। ये कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के क्षेत्र में एक और अध्याय जुड़ गया। इनका सबका बता तो दिया आपको, सबका अलग अलग बताया। हाँ, लगभग 2800 करोड़ रुपए का निवेश है। जमीन का नींव करेंगे, जिनको जमीन सरकार जमीन पर नींव करेंगे, सरकार की जवाब देगी। इसके साथ ही एफडीआई का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेश पूंजी, एफसीआई फॉर्चून ग्लोबल 500, इंडिया 500 प्रोत्साहन नीति 2023 के अंतर्गत एम्पावर्ड कमेटी की दिनांक 19/12/25 को और 7/2/26 को संपन्न बैठक में जो संस्तुति की गई थी, आज मंत्री परिषद ने उस पर अनुमोदन दे दिया। ये 3 कंपनियां हैं, मेसर्स एग्रेस्टो,
मासा प्राइवेट लिमिटेड ये हैं, इन्होंने 794.27 करोड़ है लेटर ऑफ कंफर्ट, इसको जारी हो रहा है। आज मंत्री परिषद ने सहमति दे दी है बिजनौर में। मेसर्स कैनपेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यह एल्युमिनियम बेवरेज कैनों का विनिर्माण 1573.62 करोड़ उन्नाव में। मेसर्स सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यह है 238.15 करोड़ कानपुर देहात में। ये तीनों को लेटर ऑफ कंफर्ट देने के लिए आज मंत्री परिषद ने सहमति दे दी है। उत्तर प्रदेश में माता पिता के लिए खास तौर से माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण नियमावली 2014 के अध्याय 6 के नियम 22 के पश्चात नया नियम 22 खा और 22 गा को जोड़ने पर मंत्री परिषद ने सहमति दे दी है। ये वरिष्ठ नागरिक नीति के अंतर्गत जितने भी माँ बाप हैं खास तौर से उनको अपने बच्चों को जो लोग उनका सम्मान न करें या उनको प्रॉपरली ट्रीट न करें तो उनको बेदखल करने का अधिकार दिया गया है। 22 खा और 22 गा में इसमें प्रक्रिया दी गई है। इसमें संशोधन जो है उसकी बेदखली की प्रक्रिया तय की गई। अधिकार आवश्यकता अनुसार वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति से बेदखली का आदेश कर सकता है कि संपत्ति खाली कर दी जाए। एक टोल नंबर भी देंगे कि अगर किसी वरिष्ठ नागरिक को जान आना संभव न हो तो उस टोल नंबर पर मिलाकर इसकी कंप्लायंस की जाए। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे मामलों की मासिक रिपोर्ट सरकार को अनुवर्ती माह के 7वें दिन अग्रसारित की जाएगी। इसमें 30 दिन के अंदर जो है सुनवाई होगी और उसके बाद आप अपील अगर चाहेंगे तो 30 दिन के अंदर अपील हो जाएगी। मतलब ये नहीं कि लटकाए रखे बरसों तक, इसलिए टाइम बाउंड किया गया इसको। जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमन मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रमन, चूंकि देखिए कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग यहां पर की जा रही है। प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से सिलसिलेवार तरीके से बताया जा रहा है कि वो कौन कौन से प्रस्ताव रहे जिसको मंजूरी मिली है, लेकिन अभी तक दर्जन भर प्रस्तावों में से ऐसे कौन से महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रतिशत में रहे? तक आवाज पहुंच रही है तो वो कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहे जिसको लेकर कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल चुकी है योगी आदित्यनाथ की तरफ से? बिल्कुल, आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई लोक भवन में और उसमें 27 प्रस्ताव पेश किए गए और जिसमें से 24 प्रस्ताव पास हो गए और जिसमें कई ऐसे अहम प्रस्ताव थे, कई विभागों के प्रस्ताव थे, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रस्ताव था वो था परिवहन विभाग का, जिसमें 60 साल से ऊपर की जो महिलाएं थी उनके लिए फ्री यात्रा की व्यवस्था के लिए वो प्रस्ताव पास हो गया। लगभग 81 लाख से ज्यादा की जो महिलाएं हैं उसे इनको फायदा होगा। साथ में 250 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए लगभग 400 करोड़ का जो बजट है वो परिवहन विभाग के लिए पास हो गया है, ताकि जो सफर हो लोगों का वो बड़ा अच्छा हो, वातानुकूलित वाला हो और बढ़िया तरीके से सफर हो, ताकि जो बसें पुरानी हो गई हैं उसे छोड़ दिया जाए और नई बसें लगाई जाए। साथ में आपको बता दें लिंक एक्सप्रेसवे, कई लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिली है, जिसमें कि जो उत्तराखंड को जोड़ता है, देहरादून को जोड़ता है एक्सप्रेसवे, उसको भी मंजूरी मिली है। और साथ में आपको बता दें जो बच्चे इंटर्नशिप करते थे एमबीबीएस के छात्र, उनको जो 12,000 उनका जो स्कॉलरशिप रहता था, उनका जो खर्चा रहता था महीने का, वो अब बढ़ा दिया गया है। और साथ में ऐसे कई जो प्रस्ताव हैं, कई जगह पे पशुधन विभाग के अस्पताल हैं, कई जगह पे अस्पतालों का जो प्रस्ताव पारित किया गया है, कई ऐसी अहम नगर विकास को स्पेशल बजट दिया, कई ऐसे प्रस्ताव हैं उसे भी पास किया गया है। साथ में जो पुलिस
विभाग में जो मृतक आश्रित में जो उनके परिजनों को जिसकी नौकरी लगनी होती थी उसमें पहले शारीरिक क्षमता नापी जाती थी, लेकिन अब उसको हटा दिया गया है। यानी कि अगर किसी के पिता की डेथ होती है तो बिना उसके शारीरिक मापदंड को बिना नापे उसे किसी न किसी स्थान पर समायोजित किया जाएगा। और साथ में आपको बता दें कि इसके साथ में जो वरासत का नियम था, दर्जन पर प्रस्ताव रहे जो कि प्रदेश हित से जुड़े हुए हैं और आने वाले समय के लिए, चूंकि आगामी त्योहार रक्षाबंधन है 28 अगस्त को, उससे पहले महिलाओं को भी एक बड़ा तोहफा योगी सरकार ने इस कैबिनेट बैठक के माध्यम से दिया। बहरहाल रमन, आपने जानकारी साझा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगली खबर, जहां अभिनेत्री कृति सेनन के रक्षाबंधन स्पेशल विज्ञापन को लेकर अब विवाद शुरू हो चुका है। दरअसल अभिनेत्री और बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने कृति के आउटफिट पर सवाल खड़े कर दिए और कहा कि इतने कपड़ों के ऑप्शन हैं, उसके बावजूद भी आखिर कृति सेनन ने आउटफिट ये क्यों पहना है। दरअसल कृति सेनन ने हाल ही में एक ज्वेलरी जीवा ब्रांड के विज्ञापन में इंडो वेस्टर्न लुक में वो नजर आई थी, जिसमें उनके कपड़ों को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने आपत्ति दर्ज कराई। और अब इसी विवाद के बीच कंगना रनौत भी सोशल मीडिया पर बिना कृति सेनन का नाम लिए विज्ञापन पर तीखी प्रतिक्रिया देती हुई नजर आई है। और ये जो फोटो आपको दिखा रहे हैं, ये बकायदा उसी एड की है जो जीवा ब्रांड की है, जहां पे बकायदा नेकलेस और इसके साथ ही अंगूठी यानी कि रिंग का ऐड किया गया था कि किस तरह से अगर बहन उसकी कलाई, भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो भाई जीवा ब्रांड से खरीद कर कुछ ज्वेलरी अपनी बहन को गिफ्ट कर सकता है। लेकिन कृति सेनन को नहीं पता था कि वो जब इसका ऐड शूट करेंगी तो वो खुद इतने बड़े बखेड़े में खड़ी हो जाएंगी और सवालों के कटघरे में वो खड़ी हो जाएंगे। अब कंगना रनौत भी उनसे सवाल पूछ रही है कि इतने ऑप्शंस हैं आउटफिट के, लेकिन कृति सेनन ने तब भी इसी कपड़ों को, इसी आउटफिट को आखिर क्यों चूज किया। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि सोशल मीडिया पर एक तीखी बहस सी छिड़ गई है और सोशल मीडिया पर लगातार सनातन संस्कृति और परंपरा का यहां पर यह बताया जा रहा है कि पूरी तरह से अपमान किया है इन कपड़ों को पहनकर कृति सेनन ने। मैं डॉक्टर साध्वी कृष्णप्रिया, एक्टर और पॉलिटिशियन कंगना रनावत ने एक्टर कृति सेनन ने जो विज्ञापन और प्रेजेंटेशन दिया, जिन वस्त्रों में दिया, वो बड़ा ही अशोभनीय वस्त्र थे। अरे हमारी परंपरा है, हमारी भारतीय वेशभूषा है, साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी। देखिए, कंगना रनौत जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। ये ऐसे बिकनी पहन करके भाई के सामने बहन जाएगी, राखी बांधेगी, ये तो घोर कलयुग आ गया। अरे ऐसी कौन बहन हो सकती है जो भाई के सामने बिकनी पहनकर घूमे। और ये रक्षाबंधन का जो त्यौहार है, ये हमारे सनातन का त्यौहार है। हमारे सनातन धर्म वाले बड़े धूमधाम से इस त्यौहार को मनाते हैं। ये भाई बहन का त्यौहार है, ना कि पति पत्नी का, ना कि प्रेमी प्रेमिका का। अगर बहन भाई के सामने बिकनी पहनकर जाएगी तो क्या स्थिति होगी। जय श्री कृष्णा। सनातन संस्कृति का सर्वोत्कृष्ट पर्व है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन प्रेम के प्रतीक के साथ में भाई बहन के परस्पर संबंधों का प्रतीक है। बहन जब भाई की कलाई पर राखी बांधती है, उस समय भाई उसकी संपूर्ण सुरक्षा का संकल्प करता है तथा बहन को भी अपने भाई के ऊपर पूर्ण विश्वास रहता है। भाई अपनी बहन के, मैंने देखा कि जिस प्रकार से अभिनेत्री ने एक मजाकिया तौर पर कुत्ते को रक्षा बांध करके उन्होंने रक्षाबंधन पर्व मनाया। निश्चित रूप से यह मैं अपने भारतीय संस्कार और भारतीय परंपराओं का मैं जिस प्रकार से उन्होंने उपहास उड़ाने का काम किया है, रक्षाबंधन पर्व को उपहास उड़ाने का काम किया है। मैं जीवों पर दया करने को मैं खराब नहीं मानती हूँ। आप निश्चित रूप से जीवों पर प्रेम करिए, कुत्तों को प्यार करिए। आपको कुत्ता, बिल्ली, जो भी जीव संसार में है उनको उनका भोजन कराइए, उनको प्रेम से रखिए, उनको सौहार्द से रखिए, उनको सब कुछ आप करिए। लेकिन किसी परंपराओं को लेकर के अगर इस तरह से मानसिक दिवालियापन का द्योतक बना करके और रक्षा सूत्र को, कुत्ते को बांध करके यह क्या दर्शाना चाहती है।
रक्षाबंधन जैसा पवित्र त्योहार और हमारी सांसद एक्टर कंगना रनौत जी ने जो कीर्ति सेनन के लिए बोला है कि वो बिकनी पहन के क्यों भाई को राखी बांधी, तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि महिलाओं के कपड़ों पे किसी को समाज को बोलने की कोई विशेष आवश्यकता होती नहीं कि स्त्री ने क्या पहना है। रही बात रक्षाबंधन के त्योहार की या होली, दीपावली, कोई भी सनातन से जुड़े त्योहार होते हैं तो परिधान वही पहना जाता है जो उसमें बताया है कि सिर में ढकना चाहिए, स्त्री को पूरा वस्त्र में पहनना चाहिए, चाहे वो लहंगा हो चाहे वो साड़ी है। तो बस यही है कि सामाजिक संदेश अच्छा। देखिए, कीर्ति सेनन जी को बॉलीवुड की जो एक्ट्रेस है ये बहुत जानी मानी है, उनके बहुत सारे फ्रेंड फॉलोअर्स हैं और इन्होंने जो अधिकृत कुकृत्य किया है कि सनातन का अपमान, ये रक्षा सूत्र क्या होता है, ये बंधन होता है प्रेम का, रक्षा का, और इन्होंने कुत्ते को बांध क्या सनातन में इतने सारे लोग की कमी पड़ गई थी क्या कि जानवरों को बांधने लगे। प्रेम है, भाव है, ठीक है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन हम लोग सनातन का अपमान बिल्कुल भी नहीं सहेंगे। कीर्ति सेनन जी को इसका कड़ा। अब बात करते